हेलो बच्चों, आज का हमारा डे 3 के टॉपिक सब शुरू हो रहे हैं और डे 3 में हमारे पास है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन। और आपको पता है कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छा खासा वेटेज है और बच्चों यहां से क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बीच बीच में भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद वीडियो के बाद हम लेके आएंगे इसकी PYQ सीरीज और PYQ वीडियो सीरीज तो चल ही रही है, PYQ वीडियो और NYQ वीडियो। बच्चों मिस मत करना, आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर अप कर रहे हैं। इस चैप्टर का वैसे जो टाइम ड्यूरेशन है वो अराउंड 15 आवर्स के आसपास है, 15 आवर्स का वो रहता है इसमें और हम इसको कवर अप करेंगे 1 to 1.5 आवर के अंदर। तो मान के चलिए बिल्कुल इसका कंसंट्रेट, इसका निचोड़ हम निकाल के रखेंगे आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, चलते हैं आगे, पढ़ते हैं और तोड़ते हैं इस बार पेपर को बढ़िया करके। चलिए, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। भाई देखिए, कार्बन कार्बन बहुत ही खास एलिमेंट है। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं 121 के आसपास, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका कार्बन। क्यों? देखिए, carbon is a versatile element found in various form in nature. It forms a vast number of compounds due to its ability to form covalent bond. These compounds are essential in both biological and industrial processes. बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है भाई, बहुत सारे यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूज है, बायोलॉजिकल यूज है। आप सोचिए जरा, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या चीज है जिसमें कार्बन नहीं दिख रहा है आपको? बहुत ही रेयर, बहुत ही कम चीजें हैं। मिलियंस ऑफ कंपाउंड है कार्बन के। आप भी पूरा पूरा कार्बन से बने हैं। आप कुछ भी उठाइए यार, प्रोटीन उठाइए, फैट उठाइए, कुछ भी देखिए, हर चीज में कार्बन है, हर चीज में कार्बन है। ठीक है, देखिए कार्बन की और एक और खास बात है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 6। इस 6 की सीरीज बड़ी खतरनाक है इसकी, ठीक है ना? ओके, तो क्योंकि इसका मास नंबर 12 होता है ना, तो 12 होता है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के 12 होना चाहिए। अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन भी 6 है। ठीक है, ओके, चलो भाई चलो भाई चलो भाई। ओके, कार्बन इतने जो ये वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, किस वजह से बनाता है, क्या कैसे बना लेता है, ये अगर समझते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। देखिए, इसके पास 2 कार्बन की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनसे इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनते हैं। पहला, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, एंड द सेकंड वन इज कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? अब कार्बन की वैलेंसी को चेक करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2,4। भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए क्या करता है, ये ना देता है ना लेता है, ये करता है शेयरिंग। कहता है शेयरिंग इज केयरिंग। तो कहता है भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं किसी के साथ भी शेयर करूंगा, और शेयर करके ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ओके। नाउ
बात आती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कैटिनेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ये कार्बन की कार्बन से जुड़ने की प्रॉपर्टी। कार्बन से कार्बन की जुड़ने की प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। यानी बहुत सारे कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और ये लॉन्ग चेन जो है डिफरेंट मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। कोवलेंट कंपाउंड्स भाई, कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जैसे कि H2O, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ये सभी क्या हैं आपके? कोवलेंट कंपाउंड्स, जिनमें शेयरिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए मेरे पास H2O है यानी वाटर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6। 2,6 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 और होने कितने चाहिए? 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, फिर है हमारे पास एक हाइड्रोजन और ये दूसरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2। अब देखिए, तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन कहती है ये इलेक्ट्रॉन मैं शेयर कर लूं, तो ऑक्सीजन कहता है भाई कर ले, जरूरत है तो रख ले थोड़ी देर। ये लो भाई, हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया भाई। ये हाइड्रोजन ने भी कर लिया। बोला ऑक्सीजन की भाई अच्छा तुमने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, स्टेबल हो गए? बोले हाँ हो गए। ठीक है, स्टेबिलिटी मिल रही है? हाँ मिल रही है। तो भाई एक काम करो ना, थोड़ी देर के लिए हमें भी स्टेबल होने दो। 1 2 3 4 5 6 ही थे, एक एक अपना भी दे दो यार थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, आप भी एक काम कर लो, जब कोई पूछे तो कहना ये मेरे हैं, ठीक है ना? ओके। और जब आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन, तो आप भी कहना कि ये वाला मेरा है, यानी कि आप अपने 2 शो कर लेना, जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने पूरे 8 शो कर लूं। यानी कि ऑक्टेट इधर कंप्लीट हो गया, उधर डुप्लेट कंप्लीट हो गया, सब सारे के सारे स्टेबल हो गए और बन गया एक स्टेबल कंपाउंड पानी यानी वाटर। ठीक है, अब बॉन्डिंग करते समय एक बॉन्ड बनाने में, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है बेटा। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एक बॉन्ड जो होता है उसे आप बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है ऐसे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी और वो कहलाएगा मेरा डबल बॉन्ड। और 3 बॉन्ड के लिए ये 3 बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी, 3 पेयर्स की जरूरत पड़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कार्बन की हमने बात कर ली है, एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंसी 4 है, टेट्रा वैलेंसी है और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड और भी बहुत सारे। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा एक बार देख लो। लो एमपी बीपी। क्यों लो एमपी बीपी? ड्यू टू वीक इंट्रैक्शन, आपस में इंट्रैक्शन ही नहीं कर रहे भाई। जैसे NaCl वगैरह है, NaCl में है तो देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बड़ा इंट्रैक्शन है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव बना हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स आपस में बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एमपीबीपी बहुत कम है। एमपीबीपी कम होना है, दूसरा पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह तो है नहीं, तो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में इनसॉल्युबल इसलिए है क्योंकि 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 वाटर के साथ इनकी एफिनिटी वेरी पुअर है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जरूर डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या बेंजीन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स के होने की वजह से रिएक्शन रेट थोड़ा कम है। ठीक है ना? चलिए, नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम। कार्बन के कंपाउंड्स की आईयूपीएसी कैसे करते हैं? पहले तो एक कार्बन के लिए आप क्या कहेंगे? मैथ। ठीक, अगर कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रॉप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, बट नहीं है ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और डेक हो गया आपके 10 के लिए। अब अगर 11 होता तो अनडेक, 12 होता तो डोडेक। भाई जरूरत नहीं है, इससे आगे जरूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है ना? ओके, रूल्स फॉर आईयूपीएसी। पहला रूल, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कीजिए, फिर नंबर ऑफ चेन फ्रॉम द एंड टू नियरेस्ट, मतलब जो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट से नंबर डालना शुरू कर दिए चेन में। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? यहां से, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन से। 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, अब तीसरा काम है भाई आपका, रूल नंबर 3, आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप है, तो आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जिसके लिए यूज होता है ओल। ठीक है, ओल। अब नेम द कंपाउंड बेस्ड ऑन प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स के हिसाब से अब आप इसका नाम लिख दीजिए। हमने कहा भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के लिए यूज होता है ब्यूट। ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। ई लगाना था, हटा दिया, ब्यूटेन लिखेंगे खाली, ब्यूटेन। अब आएगा फैमिली नेम। फैमिली कौन सी है? अल्कोहल फैमिली है, जिसके लिए ओल यूज करते हैं हम। तो बन गया ये ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल। तो इसका नाम हो गया भैया ब्यूटेनोल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी आईयूपीएसी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 3 सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से बहुत सारे सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है ना? ओके, यहाँ पे ना हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं भाई। कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो एक ही बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एक तो सिग्मा है और दूसरा आपका पाई है। एक सिग्मा, एक पाई। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ रहे हैं, तो एक तो सिग्मा और 2 हमारे पाई। एक सिग्मा 2 पाई, बात समझ में आई? ठीक, तुम्हें भी खानी है रिजल्ट पे मिठाई, तो पढ़ाई करो भाई। यहां देखो, होमोलोगस सीरीज ऑफ सिंगल बॉन्ड। भाई सिंगल बॉन्ड वालों के लिए होमोलोगस सीरीज। भाई होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमो मतलब व्हाट डू यू मीन बाय होमो? होमो मतलब, होमो मतलब एक जैसे, होमो मतलब एक से। ठीक है ना? एक जैसे, जैसे आप, हम सभी लोग एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं ना, तो एक जैसे हैं। तो हमने हमने हम लोगों को क्या नाम दे दिया? होमो सेपियंस। हम क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहलाते हैं। हमारी स्पीसीज का नाम है होमो सेपियंस।
ठीक है, यानी हम एक जैसे, ठीक है। अब होमोसेपियंस कहेंगे तो सारे इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। अब कोई डॉगी है, कोई कैट है, तो उससे थोड़ा कहोगे ये भी होमोसेपियन नहीं है ना, वो हमारी रेस में नहीं, रेस भी नहीं कहेंगे, हमारे स्पीसीज में नहीं है। अब एक जैसी स्पीसीज वाले कहलाते हैं होमोलोगस, ठीक है ना, होमोलोगस। तो होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं, किसी की भी होमोलोगस सीरीज हो, उसकी खास बात यह है कि वो डिफर करेगा CH2 ग्रुप से। किस ग्रुप से? CH2 ग्रुप से डिफर करता है वो, ठीक है। जैसे कि एल्केन फैमिली को हम शो करते हैं CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक। जनरल फॉर्मूला है जिसका पहला मेंबर है CH4, मीथेन, एल्केन का मीथेन। दूसरा मेंबर है, अब देखो n की जगह पे 1 था, अब n की जगह पे 2 लगा दीजिए जरा, C2H6, C2H6 नाम इथेन। और अब लगाइए C3H8, क्या बना? प्रोपेन। अच्छा, इन सब में आप देखेंगे ये CH2 ग्रुप से डिफर हो रहा है, ये भी CH2 ग्रुप से डिफर हो रहा है, यानी कि होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो CH2 ग्रुप से ही डिफर करते हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स में देखिए मेजर मेजर फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए OH यूज करते हैं हम, OH। कॉमन फॉर्मूला है इसका ROH, IT नहीं, ROH, ठीक है, ओके। तो जैसे कि इथेनॉल, इसमें R है CH3CH2, ये R है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, सब में कॉमन होगा OH। एल्डिहाइड CHO ग्रुप, तो RCHO, एग्जाम्पल है CH3CHO, ठीक है, ऐसे भी सही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। CH3CHO, अब CH3CHO, CHO ग्रुप आ गया ना, CHO ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन CO ग्रुप, CO ग्रुप इज नोन एज कीटोन ग्रुप। तो इधर भी एक R, इधर भी एक R, R और R डैश दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहचान लेना है। देखिए इनके ना नाम भी बता रहा हूं मैं, अल्कोहल का फैमिली नेम है ओल, एल्डिहाइड का है अल, ठीक है ना, कीटोन का है, कीटोन का है ओन, ओन वन नहीं है ये, ओन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का है ओइक, ओइक एसिड। ईस्टर, ईस्टर RCOOR नाम है। अच्छा, नेमिंग कैसे करते हैं इसकी? अल्काइल, जो भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल, अल्काइल अल्काइलेट। जैसे कि इसमें देखो CH3 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, अब कितने देखो, मिथाइल और ये है CH3CO, तो इसको बोलेंगे 2 कार्बन वाला है, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, ओके। एल्काइल अल्काइलेट। ईथर, ईथर ROR या ROR डैश, भाई इसका नाम हम लिखते हैं, या तो जैसे कि आपने ये लिख दिया एग्जांपल में, सपोज करो आपने लिया CH3OCH3, CH3OCH3, तो आपने कह दिया डाई मिथाइल ईथर C2H5, मिथाइल इथाइल, इथाइल पहले आएगा, ई पहले आएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। आईयूपीएसी करने से पहले, आईयूपीएसी करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमेशा यूज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो
अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना है, जो भी नाम पहले लिखोगे उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है, जैसे कि ए बी सी डी है तो ए पहले आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा, फिर डी। ठीक है, ओके। नाउ ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मैंने कहा था बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस की हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम जैसे अगर बीच में डिस्कस कर ले तो समझने में थोड़ा आसानी रहती है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच फंक्शनल ग्रुप इज इन द रेड बॉक्स इन द इमेज। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओ एच किस में आता है? अल्कोहल में आता है, ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, देखिए, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द रेड बॉक्स, ये कौन सा है? वैसे ये आपके ग्रुप में, आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये थायोल है। कौन सा है? थायोल। थर्ड, ए डैश एंड डैश रिएक्ट टू फॉर्म एन एमाइड। सॉरी, ये कोर्स से आउट है, ये कोर्स से बाहर। ठीक है, ओके। होमोलोगस सीरीज की हमने बात कर ली है वैसे भी। अब बात करते हैं एल्केन्स की। CnH2n जनरल फॉर्मूला हमने ले लिया था इसका, CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन्स का क्या है जनरल फॉर्मूला? CnH2n, CnH2n, हाँ ऐसे। एल्काइंस का है CnH2n-2। क्लियर? आइसोमर्स, देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोमर्स आर दी कंपाउंड्स विद सेम नंबर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम होंगे, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ओके। कितने टाइप की आपको आइसोमेरिज्म पढ़नी है? यहाँ पर आपको पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़नी है। आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ये आपको 11th में पढ़नी है। ठीक है ना, ओके। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, बहुत टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, लेकिन आप सिंपल पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आपसे, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहला देखिए, आप ब्यूटेन बनाना चाह रहे हैं, यानी 4 कार्बन, एक CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया आपका ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब क्या करेंगे? अब आप एक काम कीजिए, 3 कार्बन की चेन लीजिए, CH3 CH CH3, और एक CH2 की जगह यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। ये इसका दूसरा आइसोमर हो गया। क्या इसके अलावा भी कोई आइसोमर बन सकता है? क्या इसके अलावा भी कोई और आइसोमर बन सकता है? नहीं बन सकता है, 2 ही आइसोमर बनेंगे। इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नाम हो गया 1 2 3 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गई है। आप होमवर्क में पेंटेन के जरूर बनाना, ठीक है ना, पेंटेन के जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखना कितने आइसोमर्स बने हैं। ठीक है, देखेंगे कि कितने बच्चों के सही आंसर आते हैं। प्लीज लिखना जरूर कमेंट सेक्शन में कि कितने आइसोमर्स पेंटेन बनाएगा। ठीक है ना भाई, जो बच्चे सही आंसर देंगे उनके हम नाम यहाँ पे वीडियो में अनाउंस करेंगे, जिनके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे?
इसको लिखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये तो मैंने करा दिया है आपको। क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ये भी मैंने आपको करा दिया है। ओके, तो यहां से अब अगला टॉपिक आ रहा है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड कंपाउंड्स। भैया सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जैसे कि अगर हम यहां पे देखें तो इस पे देखिए CnH2n+2 एल्केन्स जो है, जिसमें एक एग्जांपल लिया आपने ब्यूटेन का, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इनको तो काउंट करना ही नहीं है, ये वाले कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को काउंट करना है। तो कार्बन से कार्बन के बीच का बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो है सैचुरेटेड कंपाउंड, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथीन एंड प्रोपाइन, प्रोप 1 2 3, प्रोपाइन आइन। देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो फैमिली नेम है वो है आइन, डबल बॉन्ड के लिए जो फैमिली नेम है वो है ईन, और सिंगल बॉन्ड के लिए जो नाम है वो है एन। ठीक है, ये ध्यान में रखना वरना हो जाएगा गेम। चलो यहां देखो, ठीक है, ये याद में रखना बहुत जरूरी है आपको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है, आ ही जाएगा वैसे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग यूजिंग डॉट टू शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है मीथेन, मीथेन, ठीक है, बात करते हैं मीथेन की। मीथेन CH4 बनाएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, 1 2 3 4। अच्छा, हाइड्रोजन 1 1 1 1, ये बन गया मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों। ठीक है, अब देखिए किसी किसी के स्कूल में इस तरीके से ना सर्कल भी कर दिए हैं, बताता हूं कैसे। इस तरीके से ये 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 एक्चुअल में तब दिखाया जाता है जब हमको पूरी बॉन्डिंग दिखानी होती है तब, ठीक है ना, अदरवाइज हम इसको नहीं दिखाएंगे। किसको, ये वाले को, हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाएंगे सिर्फ। जैसे कि कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है ना, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे लेटर सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बनाना है, तो कार्बन के ये दो, कार्बन के ये दो, 4 हो गए, और दो एक ऑक्सीजन और दो दूसरी ऑक्सीजन, ये हो गया मेरा CO2 का। ठीक है, O2 का आप खुद बना के देखिएगा। ओके, चल, तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ओके, तो बच्चे लोग जरा ध्यान देना, रिंग ऑफ कार्बन, कार्बन की रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन कैन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखिए एक साइक्लिक होता है जिसमें क्या होती है, क्लोज्ड रिंग होती है, यानी क्लोज्ड चेन होती है। ठीक है ना, तो क्लोज्ड चेन या तो क्लोज चेन होगी तो साइक्लिक हो गई आपकी, जैसे कि हाँ, क्लोज्ड चेन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए 3, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए 3।
मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए, क्योंकि 3 से नीचे नहीं बन सकता। ये है आपका 3 कार्बन वाला, जैसे कि ये CH2 CH2 CH2। ये है आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो बच्चों इसी उसमें 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लो कंपाउंड्स भी बनते हैं कार्बन से। और अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है। अब ये बेंजीन रिंग कौन सी है? जिसमें होता तो पूरा साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ऑल्टरनेट में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो। ठीक है ना, ये सब एक एक कार्बन को शो कर रहे हैं, ये एक एक कार्बन है सब। ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन होता है, तो उसे बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है जनरली वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, हाईली स्टेबल है, फ्यूल्स में, मेडिसिन में और प्लास्टिक वगैरह में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, वैसे ये नहीं भी लिखोगे तो ज्यादा सही है, मेडिसिन और यही लिख लो। ठीक है, और हाँ एक चीज, साइक्लो वर्ड यूज होगा, साइक्लो वर्ड यूज होगा जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे सब, जैसे कि ये सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं कार्बन कार्बन के बीच में। ये है मेरा साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन, तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड इन, साइक्लोहेक्सेन नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिंग ऑफ कार्बन एंड बेंजीन, मैंने आपको बोला था बेंजीन के बारे में, तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स अल्टरनेटिंग है, हाईली स्टेबल है। ठीक है ना, प्लास्टिक्स और फ्यूल मेडिसिन में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। तो कार्बन कंपाउंड्स में बहुत टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और वो है आपकी पहली एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड में कोई दूसरा रिएजेंट आके जुड़ जाता है, यानी कि A प्लस बी, या कुछ ऐसा कह लो कि हाँ, A प्लस बी से बन गया है AB, तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल, इथीन में हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन करा, इथेन बन गया। देखिए CH C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें आपने H2 डाला, हाइड्रोजन को डाला, ठीक है, ऐड कर दिया ऐसे। और किसकी प्रेजेंस में? निकल, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। बेटा ये निकल नॉर्मल निकल नहीं होती है, रेने निकल होती है, एक्टिवेटेड निकल होती है, रेने निकल, एक्टिवेटेड निकल को बोलते हैं रेने निकल। और एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, यानी कि बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे बोलते हैं हम बड़े प्यार से बोलते हैं इथेन। ठीक है, इथेन। तो ये हुई आपकी एक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। दूसरी टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2, सेकंड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड में एक रिएजेंट अटैक करता है और उसमें से उसका एक एटम रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स क्लोरोमीथेन प्लस HCl। देखिए मीथेन, देखिए CH4 मीथेन है ये, ठीक है, और हमने लिया इसमें Cl2। HNu सनलाइट की प्रेजेंस में, देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में है, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेगा इसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल बनेगा और बनेगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल, साथ में बनेगा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास CH3Cl और HCl। देखिए किया क्या, क्लोरीन के एक एटम ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। जैसे कि गेम में होता है, मैच में होता है
एक टीम का कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसको, ठीक है ना। ओके, थर्ड रिएक्शन है आपकी कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन के मैक्सिममली कहो, कार्बन के सारे कंपाउंड जो भी होते हैं इनका अगर कंबशन करते हैं तो मेजरली दो प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से, CO2 एंड H2O। एंड कार्बन के कंपाउंड्स का कंबशन करके बच्चों लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट जरूर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे एनर्जी हो एक तरीके से, देखो हमारी बॉडी में ही ग्लूकोज है, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, उसकी जब उसका जब वो होता है ऑक्सीडेशन होता है, क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है ना। ओके, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ओके, बैलेंसिंग आपको आती ही है, ठीक है। और बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। ओके, अब हम देख रहे हैं इथेनॉल। ये कार्बन कंपाउंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो इथेनॉल, यस, ये वही इथेनॉल है जो ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज होती है, बट इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे काम हैं। देखते हैं प्रॉपर्टीज, पहले देखते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C2H5OH। ओके, C2H5OH, ठीक है। कलरलेस है, इनफ्लेमेबल लिक्विड है, यानी कि इजीली ये फायर कैच कर लेता है। बर्न विथ स्मोकलेस ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम जब बनती है, स्मोकलेस है, यानी कि एक बहुत अच्छा फ्यूल भी काम कर सकता है। कोल्ड कंट्रीज में इसको गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है ताकि एक एक्सीलेंट फ्यूल बन सके। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है जो, ठीक है ना। इसकी बहुत अच्छी खासियत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का आपस में बॉन्ड होना, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इथाइलिन हाइड्रेशन एंड फर्मेंटेशन। ओके, कैसे बनती है, फर्मेंटेशन से बनती है और लैब में वैसे भी बनाई जाती है, ठीक है ना। फर्मेंटेशन से मेनली बनाई जाती है, ठीक है ना। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी की भी खास जरूरत नहीं है आपको। चलिए बात करते हैं यूजेस ऑफ इथेनॉल। भाई इथेनॉल के क्या क्या यूजेस है बता दिया है। इथेनॉल का यूज एज अ फ्यूल यूज हो सकता है, लैबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में यूज होता है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज में इसका बहुत अच्छा यूज है, और इसका जो एक यूज है वो है ड्रिंकिंग ब्रेवरेज में यूज होता है, ठीक है ना। ओके, तो अलग अलग कंपोजिशन में अलग अलग ड्रिंक्स में ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ओके, टेस्ट फॉर इथेनॉल, इथेनॉल के लिए टेस्ट। भाई इथेनॉल के लिए आप कैसे टेस्ट करेंगे, इथेनॉल को कैसे टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके दो टेस्ट है। टेस्ट नंबर 1, पहला है सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट। ओके, सोडियम मेटल टेस्ट, देखिए CH3CH2OH, इसमें अगर हम सोडियम मेटल डालते हैं तो सोडियम मेटल क्या करता है, इसका H हटाता है और बनाता है CH3CH2ONA, ठीक है ना, और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। ओके, तो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में तो आपको पता ही है, कैसे चेक करता है हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस कैसे चेक होती है, पॉप साउंड, बर्निंग कैंडल लाइए, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोजन गैस चेक हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारी इथेनॉल है। अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरा टेस्ट कौन सा है, ईस्टर टेस्ट, ईस्ट्रीफिकेशन, ईस्ट्रीफिकेशन। तो ईस्ट्रीफिकेशन भी एक टेस्ट है इथेनॉल का, ठीक है। इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शंस इथेनॉल की कौन कौन सी हैं, देखिए केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। कंबशन ऑफ इथेनॉल, भाई इथेनॉल का कंबशन करके हमें सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, CO2 एंड H2O,
वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करके हमें मिलता है, पहला ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनल मिलता है, इथेनल, इथेनल। और अगर हम इसका एक बार और ऑक्सीडेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, तो मिल जाता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल करा दिए मैंने आपको, ये एक टेस्ट के फॉर्म में भी हमने यूज करा है इसको। ठीक है। नाउ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए कार्बन CH3CH2OH, जैसे ही हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो इसमें से HOH निकल जाता है और बीच में कार्बन कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। ओके, चलिए तो ये है कुछ रिएक्शंस इथेनॉल की। और आगे बढ़ते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। भाई देखिए, अगर मैं इथेनॉल को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बना रहा हूं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो मैं कह रहा हूं मैं डीनेचरिंग कर रहा हूं अल्कोहल की। तो डीनेचर्ड अल्कोहल इज दैट अल्कोहल विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग ब्लू विट्रॉल, या तो ब्लू विट्रॉल ऐड कर दीजिए इसमें, यानी कि CuSO4 डॉट 5H2O इसको यूज करते हैं, तो कि हल्का देखिए ब्लू कलर भी आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कि ये डीनेचर्ड है। दूसरा तरीका यह है कि इसमें कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस मिला दीजिए, जैसे मिथेनॉल मिला दीजिए, मिथेनॉल मिला देते हैं तो मिथेनॉल भी एक पॉइजनस सब्सटेंस है। ठीक है। तो डीनेचर्ड अल्कोहल इज अल्कोहल विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफाइड स्प्रिट की बात करनी थी। रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होती है? रेक्टिफाइड स्प्रिट देखिए 95% C2H5OH यानी इथेनॉल, 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर H2O, ये बनाती है रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देखिए ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रख रहा हूं इनको। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल आपको पता ही है। पहला हार्मफुल इफेक्ट भाई देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर देती है, क्योंकि एक हैबिट जैसी बन जाती है जो इसको कंज्यूम करता है उसको, और फाइनली उसको क्या कर देती है, इसको फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर देती है। दूसरी चीज भाई अनकॉन्शियसनेस आती है, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। तीसरी बात, अनकॉन्शियसनेस के साथ साथ देखिए डिसीजन मेकिंग जो आपकी एबिलिटी होती है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रिड्यूसेस। और क्या होता है बेटा? विजन, ब्लड विजन होता है, ब्लड विजन सही से साफ दिखता नहीं है। ठीक है ना। वॉइस सिविर करती है उनकी, बोल सही से नहीं पाते हैं। ठीक है ना। कहते हैं ना किसी ने अगर ड्रिंक करी हो तो पता चल जाता है, वैसे बोलने से ही पता चल जाता है, उसके उसके बोलने से पता चल जाता है कि मतलब इसने कुछ कंज्यूम कर रखा है। ओके, तो काफी इतने हार्मफुल इफेक्ट वैसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता होता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। चलिए भाई अगला टॉपिक आता है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ओके, इथेनोइक एसिड की बात करते हैं। क्या है इथेनोइक एसिड? CH3COOH, ये है मेरा एसिड ग्रुप, 2 कार्बन, इसलिए इथेनोइक एसिड। ठीक है। ये इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर। देखिए भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने इथेनॉल की तो देख ली है। एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है किसमें? इथेनॉल में, और फ्रीज नहीं होती है विंटर में। इथेनोइक एसिड में बड़े खतरनाक चीज है, विनेगर वाली स्मेल है, खट्टा टेस्ट है, और फ्रीज कर जाती है विंटर में, जिसे हम ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं।
बर्फ के जैसे, वो फ्लेक्स जैसे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए, इथेनॉल डू नॉट रिएक्ट विद NaHCO3। मान लीजिए आपको, देखिए देखने में अगर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को देखे ना टेस्ट ट्यूब में रख के, तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, पानी जैसे। अब टेस्ट करके तो देखेंगे नहीं सबको, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए अगर देखिए NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो होगी इथेनॉल, लेकिन इथेनोइक एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है CO2 गैस की। CO2 गैस को पास करो लाइम वाटर से, मिल्की हो रहा है, तो CO2 की प्रेजेंस पता चल जाती है आपको। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको कवर अप किया है। ओके, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, इट डज नॉट बर्न विद ब्लू फ्लेम। कौन? इथेनोइक एसिड नहीं बर्न करता है ब्लू फ्लेम के साथ। ओके, अगर आप बात करें केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल, इट डज नॉट इफेक्ट ब्लू लिटमस। ओके, ब्लू लिटमस को इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि एसिडिक तो है नहीं, लेकिन ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है क्योंकि इथेनोइक एसिड में एसिडिटी है, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब जरा इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हम इथेनोइक एसिड की पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, अगेन अ ट्रिपल स्टार कैटेगरी रिएक्शन, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है आने के। ट्रिपल स्टार कैटेगरी है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इथेनोइक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, तो एक तो बनाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, ठीक है ना। तो अब सोडियम एसीटेट, CO2 गैस का एफिशिएंस H2O, ये CO2 गैस बताएगी कि हाँ भाई इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ हुई है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो या सोडियम बाइकार्बोनेट का हो, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो भी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसा है, दोनों ही टेस्ट अगर हम करते हैं, अल्कोहल ये दोनों टेस्ट नहीं देगी, लेकिन इथेनोइक एसिड ये टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन, चेक करना है CO2 से चेक करेंगे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगी और उसको चेक कर देंगे लाइम वाटर से पास करके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ईस्ट्रीफिकेशन, अगेन अ ट्रिपल स्टार कैटेगरी। देखिए भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 2 3 ट्रिपल स्टार कैटेगरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन है एसिड की प्रेजेंस में, भाई H पॉजिटिव की प्रेजेंस लिखना ना भूले कभी भी। एसिड की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन है, ईस्टर बनेगा साथ में पानी बनेगा, साथ में पानी बनेगा। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, CH3COOH और CH3CH2OH। बेटा कोई नहीं बताएगा ये बात तुमको कि जब इससे पानी बनता है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, एक तो पानी बनता है, एक ईस्टर बनता है, उस ईस्टर के बनने में कार्बोक्सिलिक एसिड का H नहीं जाता है, एसिड का H जाना चाहिए था, अल्कोहल का OH जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, एसिड का OH और इसका H ये काउंटिंग में आता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे तो -H2O जो हम कर रहे हैं, ये जो है OH यहां से है, H यहां से है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल की ये रिएक्शन है, ठीक है। मैकेनिज्म के साथ हम समझ सकते हैं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अभी हम बहुत शॉर्ट में इसको कवर अप करने वाले हैं। तो बाद में कभी लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से एसिडिफाइड करके, इसको प्रोटोनेट करके किस तरीके से वाटर का रिलीज होता है, यहां से बनेगा क्या, CH3COO CH2CH3, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट इसका नाम है, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईस्ट्रीफिकेशन, भाई इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन, इथेनोइक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन। देखिए
CH3COOH प्लस NaOH। देखिए H यहां से OH यहां से बन जाएगा CH3COO Na प्लस H2O, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, ये बन गया सोडियम एसिटेट। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सैपोनिफिकेशन, ईस्टिफिकेशन की रिवर्स प्रोसेस है। ईस्टिफिकेशन का रिवर्स है बेटा, याद रखना, रिवर्स है ईस्टिफिकेशन का, उल्टा हो रहा है बस बिल्कुल। देखिए आप एक बात बताइए, ये क्या है? CH3COO Na है। Na की रिएक्शन अगर मैं इसके साथ करूं CH3COOH के साथ, तो देखिए एक चीज समझिए, सोडियम इथेनोएट और ये अल्कोहल इथेनॉल बन रहा है। देखिए इथाइल इथेनोएट, ये क्या है आपका? ईस्टर है। ईस्टर में NaOH की रिएक्शन कराइए, एक अल्कोहल मिल जाएगा, एक एसिड ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है ना। एक मिल जाएगा इथेनॉल और एक मिल जाएगा सोडियम इथेनोएट, ठीक है ना। तो ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल रहा है आपको, इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईस्ट्रिफिकेशन है एक तरीके से। ये है आपका सॉल्ट। अगर यही सॉल्ट, यही आपके बड़े ग्रुप बन जाते हैं, यानी कि C16 C17 तक पहुंच जाते हैं, तो यही आपका बन जाता है सोप, और इसीलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को बेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकती है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रिपल स्टार कैटेगरी पे रिएक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैपोनिफिकेशन। एलोट्रोपी, ये थोड़ा सा हमको पहले देख लेनी चाहिए थी, हमने थोड़ा सा टॉपिक डिले कर दिया है। एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स। भाई कार्बन के टोटल मिला के कितने एलोट्रॉप्स हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं 3। कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन, बकमिनिस्टर फ्लोरीन है इसका नाम पूरा, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। फुटबॉल शेप होता है, C60 मॉलिक्यूल होता है इसका, C60, ठीक है ना। C60 मॉलिक्यूल होता है बच्चों, 60 इसमें कार्बन जुड़े हैं फुटबॉल की तरह, और इसमें पेंटागन्स और हेक्सागन्स बने हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कितने पेंटागन और कितने हेक्सागन, पेंटागन कितने और हेक्सागन कितने, ठीक है। हेक्सागन कितने, ये ग्रुप में आपने मैसेज कमेंट में बताना है कितने पेंटागन और कितने हेक्सागन होते हैं एक फ्लोरीन के C60 मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, एमॉर्फस फॉर्म में कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। डायमंड का शेप, डायमंड का शेप देखिए, डायमंड हार्ड है, इसके कार्बन के 4 के 4 बॉन्ड इसमें बने हुए हैं और नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है डायमंड, ठीक है। और यूजेस आपको पता ही है, ज्वेलरी में यूज होता है और कटिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है। ओके, हार्ड, वेरी हार्ड है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताई दिया मैंने, पुअर है, स्ट्रक्चर 3D है। 3D क्यों है पता है? कुछ इस तरीके से कार्बन ये इस तरीके से 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल शेप में ऐसे जुड़ा हुआ है, बस ये टेट्राहेड्रल टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है। ओके, ज्वेलरी में यूज है, कटिंग टूल्स में यूज है, ठीक है। ओके, अब ग्रेफाइट की बात करते हैं। भाई ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक कार्बन कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके की लेयर्स बना रहा है, ठीक है ना। और हर कार्बन जो है देखो आपको दिख रहा है 3 ही बॉन्ड बना रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है बस, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बना रहा है।
तो 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना कार्बन का, 4 होने चाहिए। तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक उसका फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, कंडक्टिविटी उसकी गुड होती है। क्यों, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरी बात, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, इस तरीके से लेयर के फॉर्म में है। थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, थोड़ा सा स्लाइडिंग होगी तो ये एक दूसरे पे स्लाइड कर जाएंगी लेयर्स, इसलिए बहुत अच्छा लुब्रिकेशन का काम करता है। ड्राई लुब्रिकेंट होता है ये ड्राई लुब्रिकेशन यूज होता है जहां पे नॉर्मल लुब्रिकेशन वर्क नहीं कर सकता है, वहां पे हम कार्बन यानी कि ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने बकमिस्टर फ्लोरीन की कोई प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, आपने बस कितने पेंटागन कितने हेक्सागन कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नाउ सोप एंड डिटर्जेंट, भाई देखिए बात करते हैं सोप। सोप कैसे बना होता है, सोप आर दी क्या कहो, किससे क्या है सोप। एक्चुअल में अगर मैं आपसे लोगों से पूछूं सोप क्या है तो क्या कहोगे, व्हाट आर सोप, केमिकली सोप क्या है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है ना, हायर फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हैं, ठीक है, ओके। देखिए सोप जो है नेचुरल ऑयल फैट से बनता है, डिटर्जेंट जो है सिंथेटिक केमिकल से बनता है, ठीक है। सोप की खास बात, सोप हार्ड वाटर में स्कम बना देता है, यानी हार्ड वाटर में सोप को यूज नहीं कर सकते, सॉफ्ट वाटर में ही सोप यूज होता है। हार्ड वाटर यानी कि जैसे झरने का पानी, नौला अब पता नहीं तुम लोगों को पता हो ना पता हो, ठीक है ना, ये नौले का पानी हो गया आपके या जहां जहां मतलब नेचुरल अक्रिंग है, स्प्रिंग्स वगैरह है, वहां से जो पानी है वो हार्ड वाटर है, उसके साथ सोप स्कम बना देता है, एक व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही यूज हो जाता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अंतर क्या है, हार्ड वाटर में बेटा कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कुछ आयंस और होते हैं, वो एक साथ होने की वजह से वो आयंस जो होते हैं रिएक्ट कर जाते हैं सोप के साथ और स्कम बना देते हैं, वाइल सॉफ्ट वाटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिटर्जेंट जो है दोनों में काम आता है, हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी, ठीक है। दोनों का ही शेप लगभग लगभग एक जैसा ही होता है। देखिए ये देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड कहा मैंने, अब पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं बेटा, यहां सोडियम सॉल्ट है, यहां भी सोडियम सॉल्ट दिया है, ठीक है। ये देखिए अब स्ट्रक्चर देखिए, सोडियम स्टीरेट है ये, ठीक है ना, सोडियम स्टीरेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कि बहुत लंबी चेन है, हायर फैटी एसिड इसीलिए कहा मैंने। और लास्ट में देखो एसिड ग्रुप आपको दिख ही रहा होगा, सोडियम सॉल्ट भी कह दिया मैंने, या यहाँ पे के पॉजिटिव भी हो सकता है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है, चाहे सोप का कहो चाहे डिटर्जेंट में कहो, ये एक पोर्शन है जो इसका कार्बन चेन वाला, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, पानी से भागने वाला, हाइड्रोफोबिक, फोबिया, फोबिया यानी डर, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर से डरने वाला, ये वाटर से डरने वाला है, ये कौन सा है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ओके, हाइड्रोफिलिक है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर के साथ एफिनिटी रखता है, ठीक है, और ये है जो वाटर के साथ एफिनिटी नहीं रखता है, किसके साथ रखता है, ऑयल वगैरह के साथ, ऑयल या कोई ग्रीस वगैरह जो डर्ट वगैरह उसके साथ ये कंबाइन होता है, पानी के साथ ये कंबाइन होता है। अब जरा ध्यान से समझते हैं, देखिए आपके कपड़ों में लग गया है थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, ऑयल लग गया है, अब उसको साफ करना है, आपने उसको सोप से साफ करा, सोप से साफ करते समय सोप का ये वाला पार्ट जो है, ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो पानी से नहीं जुड़ेगा, वो किससे जुड़ेगा,
वो फैट से या ऑयल से जुड़ेगा, चिपक गया उसमें। अब फिर आपने उसको रिंस करा, आपने उसको वो करा, साफ करने की कोशिश करी, तो जब आपने उसमें पानी से रिंस करा तो ये वाला पार्ट किससे जुड़ जाएगा, पानी के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी है वाटर के साथ, ये जुड़ जाएगा वाटर के साथ। अब जब आपने उसको खंगाला, छंगाला, जो भी कहते हो आप, तो क्या होगा, पानी के साथ ये खींचेगा बाहर को, पानी के साथ ये खींचेगा, तो ये अपने साथ इसको पूरे को खींचेगा। ये पूरे को जब ये खींचेगा, ये वाला पार्ट जब पूरे को खींचेगा, तो क्या होगा, पूरा डर्ट पार्टिकल पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा कपड़े से। ये ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता है, ये मिसल के फॉर्म में काम करता है, मिसल फॉर्मेशन होती है। कैसे, जैसे ये डर्ट पार्टिकल है, तो ये कुछ इस तरीके से बहुत सारे, ये देखिए ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है इस पूरा, और यहाँ है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये मुंडी ऐसी बना दी है मैंने, ये गोल है, ये 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 हाइड्रोफोबिक वाला है, ये नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव Na पॉजिटिव, 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 ये जुड़ जाएगा वाटर के साथ, ये वाला पार्ट। अब देखिए पानी के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे पानी के मॉलिक्यूल के साथ, और जब इतने सारी चीजें एक साथ खींचेंगी तो ये डर्ट पूरी की पूरी बाहर, ये ऑयल पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा, ठीक है, ये ऑयल का पैच पूरा का पूरा बाहर निकल आएगा। इस तरीके से आपके सोप की क्या होती है, प्रोसेस होती है, उसको किसी भी क्लींजिंग प्रोसेस होती है। क्या ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को, क्लियर है सबको? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई टॉपिक मिस हो जाए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये टॉपिक मिस हो गया, क्योंकि देखिए हम बहुत लेंदी वीडियो नहीं बना सकते, बहुत लेंदी वीडियो बनाएंगे तो भी आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कार्बन होता है आपका एंड, और इस वीडियो के जस्ट बाद हम लोग अभी PYQs और NYQs को अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून। ओके, बाय बाय।